भारत के संविधान के द्वारा भारत में जिस राजनीतिक प्रणाली को लागू करने का एक प्रावधान किया गया वो एक्चुअली केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग सरकारों की स्थापना करने और उनके बीच शक्तियों का विभाजन करने का प्रावधान करता है। यानी भारत का संविधान भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। मीन्स वी हैव ऑप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वर्ल्ड में दो तरह के सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम या पॉलिटी जिसे हम कहते हैं, देखी जाती है। एक फेडरल पॉलिटी एंड सेकेंड यूनिटरी पॉलिटी। जब फेडरल पॉलिटी की बात करते हैं तो सेंटर में एक अलग सरकार होती है, राज्य में एक अलग सरकार होती है। दोनों सरकारों के बीच जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं। एक जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन तीनों लेवल पर अगर हम देखें तो पावर्स डिवाइडेड रहती है। यानी लेजिस्लेचर की पावर जो सेंट्रल लेवल पर होगी और जो स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेचर पावर स्टेट के लेजिस्लेचर की होगी अलग अलग डिवाइडेड होगी। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव की पावर और जुडिशरी की पावर भी डिवाइडेड होती है। भारत के संविधान ने फेडरल पॉलिटी के स्ट्रक्चर को तो अपनाया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को तो अपनाया, लेकिन भारत की जो जमीनी वास्तविकताएं थीं, जिस समय भारत आजाद हुआ, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी और उस दौरान की जो परिस्थितियां थीं, वे कहीं ना कहीं भारत के संविधान के निर्माण को प्रभावित कर रही थी। और उस समय भारत के संविधान बनाने वालों को अपने व्यवस्था में उसी प्रकार के प्रावधानों को लागू करना पड़ा जिससे भारत की एक यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो स्ट्रक्चर के रूप में तो भारत में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार का गठन तो कर दिया गया, लेकिन चूंकि भारत में डाइवर्सिटी में एक यूनिटी को मेंटेन करना, इतने डाइवर्स सोसाइटी को शासन में पार्टिसिपेशन देना एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट था। और इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने उस गवर्नमेंट फॉर्म को एडॉप्ट किया, सरकार के उस रूप को एडॉप्ट किया जो हम ब्रिटिश काल से अपनाते चले आ रहे थे, और साथ ही साथ उसी में हम काम करने के लिए पारंगत भी थे। और वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल, जैसे कि अमेरिका वैसे जैसी व्यवस्था पाई जाती है, जहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है और प्रेसिडेंट ही एक्चुअली गवर्नमेंट का हेड भी होता है और हेड ऑफ द नेशन भी होता है। लेकिन भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया, और ये जो अलग अलग फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ना, इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है जो सरकार के तीनों ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो सरकार के तीनों ऑर्गन होते हैं, इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच किस प्रकार का रिलेशन एडॉप्ट किया गया है, दोनों के बीच किस प्रकार का कोऑपरेशन या सहयोग मेंटेन किया गया है संविधान के द्वारा, इसके आधार पर उस गवर्नमेंट का फॉर्म तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है जैसे अमेरिका में पाया जाता है, यहां पर सरकार के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। यानी लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना होगा, एग्जीक्यूटिव का काम उसे इंप्लीमेंट करना होगा। यानी इंप्लीमेंटेशन का काम कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और लेजिस्लेशन का काम कंप्लीटली लेजिस्लेचर का पार्ट है। एंड the legislature and executive are two separate body, and the people and members of the legislature cannot take part into the executive, and similarly the member of the executive cannot be the member of the legislature। और इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण, जो कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यानी अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम देखें तो वहां पर हो सकता है लेजिस्लेचर में किसी और पार्टी का मेजॉरिटी हो और एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट है वो किसी और पार्टी का हो। यानी सरकार कोई और बना रहा है, एग्जीक्यूटिव कोई और बना रहा है और लेजिस्लेचर कोई और पार्टी बना रही है। लेकिन भारत के संविधान में इस व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके पीछे कई तर्क थे, लेकिन सबसे पहले हमें जाने की कौन सी व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया। भारत के संविधान में संसदीय प्रकार की सरकार को अडॉप्ट किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन था वो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग और समन्वय का था। यानी लेजिस्लेचर वॉज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द लेजिस्लेशन बट it was also playing a decisive role in the implementation of the laws and policies. लेजिस्लेचर के लिए जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने में से एक लीडर यानी कि लीडर ऑफ द हाउस का चयन करेंगे, यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर वो अपना नेता चुनेंगे और यही नेता लेजिस्लेचर का जो लीड कर रहा है, जो मेजॉरिटी को लीड कर रहा है, यही नेता एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करेगा। यानी एग्जीक्यूटिव में एज ए प्राइम मिनिस्टर उसी को अपॉइंट किया जाएगा और जो प्राइम मिनिस्टर होगा यानी जो लीडर ऑफ द हाउस था लेजिस्लेचर का, जिसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया, अब वही इसी लेजिस्लेचर में से जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से अपने मंत्रियों को चुनेगा और उसको राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है? जो लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी को होल्ड कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव में आ रहा है। इसी प्रकार से जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव का एक हेड बनाता है, राष्ट्रपति, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी ये एक संवैधानिक प्रधान है। और जो रियल हेड हो जाता है वो हो जाता है प्रधानमंत्री, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहते हैं और जो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होगा वही रियल पावर होल्ड करेगा और पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है इसकी मेजॉरिटी का नेता यानी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सरकार के रूप में हमने अपनी सरकार को अपनाया है। इसीलिए भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार की सरकार है, इसको प्रधानमंत्री की सरकार भी या कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन में इसी को वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है और ये एक कंप्लीटली अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है। यहां पर भारत में डुअल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि एक और हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है जो कार्यपालिका के रूप में काम करेगी और लेजिस्लेचर में बनाए गए कानूनों को लागू करवाएगी। दूसरी ओर एक प्रेसिडेंट होगा जिसका काम होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लागू करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सरकार चले ये सुनिश्चित कराए। और इस प्रकार से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर अडॉप्ट कर लिया। भारत में जिस प्रकार केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है और राज्य की मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और इस प्रकार से केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर एक संवैधानिक एग्जीक्यूटिव यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रश्न यह है कि केंद्र और राज्य दोनों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो पाई जाती हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पाया जाना कंप्लीटली डिवीजन ऑफ पावर के साथ ये संघीय व्यवस्था कहलाता है, यानी इसी को हम लोग फेडरल पॉलिटी कहते हैं। तो अब भारत में फेडरल पॉलिटी का मतलब क्या है और वैसे फेडरल पॉलिटी क्या है? तो फेडरल पॉलिटी का तो मतलब है कि सेंटर स्टेट अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफियर नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने दिए गए जुरिस्डिक्शन में जो सब्जेक्ट उसे दिए गए हैं उसमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। इसी प्रकार सेंटर के स्फीयर में स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा और सेंटर को जहां जहां पावर दी गई स्टेट उसे कोऑपरेट करेगा। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन तो किया गया, लेकिन केंद्र को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। केंद्र को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिन सिचुएशंस में भारत का निर्माण हुआ, जिन सिचुएशंस में भारत के संविधान का गठन किया गया, जिस सिचुएशन में भारत के इस नए स्वरूप को बनाया गया, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच के पावर्स को डिवाइड किए गए, वो सिचुएशंस बहुत ही असाधारण थी। उस समय जिस समय भारत को इंटीग्रेट किया गया, लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन की बातें, रिलीजन के आधार पर सेपरेशन की बातें, रीजनलिज्म के आधार पर भारत से अलग होने की बातें, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम और समस्याएं उस समय चल रही थी, जिसके कारण भारत की एकता, अखंडता और संविधानों को सही ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे दी गई।
संविधान के अनुच्छेद 355 में केंद्र को जिम्मेदारी दी गई कि वह राज्यों को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाएगा और साथ ही साथ सुनिश्चित करेगा कि संविधान राज्यों में सही ढंग से लागू कराया जा सके और राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करें। अब प्रश्न यह उठ रहा था कि अगर हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपना रहे हैं तो केंद्र सरकार का तो सीधा नियंत्रण हो जाएगा राज्य के ऊपर, और ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम या अगर हम कहें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाएगा। ये फेडरल पॉलिसी का उल्लंघन माना जाएगा अगर अलग से केंद्र सरकार इस प्रकार से एक अधिकारी की नियुक्ति करके राज्यों के ऊपर नियंत्रण करे। राज्यों को निर्देश देने, राज्यों पे नजर रखने का काम अगर केंद्र इस प्रकार से करेगा तो केंद्र राज्य के बीच विवाद और मतभेद बढ़ने की संभावनाएं भी रहेंगी। केंद्र को संविधान ने जो जिम्मेदारियां सौंपी वो ये था कि वो राज्य पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि राज्य संविधान के अनुसार चलें और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की इजाजत किसी भी राज्य को नहीं मिलेगी। और सिमिलरली राज्य को जो भी अंदर से बाहर से खतरे पैदा हो रहे हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र में दे दी गई, यानी राष्ट्रपति को दे दी गई। अब राज्य में जब संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति की बात आई, यानी कि मुख्यमंत्री और बाकी तो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, तो उनमें तो किसी प्रकार से कोई बदलाव करने की संभावना थी नहीं। बात यह थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, जैसे राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। अब राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सभी काम उसी के नाम से किए जाते हैं और खुद संविधान में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा उसकी जानकारी राज्यपाल को देगा। तब एक प्रश्न संविधान सभा में यह उठा कि अगर हम अलग से किसी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, अलग से किसी भी प्रकार से हम कोई इंस्टीट्यूशन बना के राज्य पे नजर रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का कारण बनेगा। और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब भी कर सकता है, इसलिए यह तय किया गया कि जो संवैधानिक प्रमुख होगा राज्य का, चूंकि रियल पावर तो उसके पास होगी नहीं, तो अगर उसी को यह जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो निश्चित तौर पर बिना किसी प्रकार से सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को क्रिएट किए हुए यह काम बड़े आसानी से कर सकता है। यानी राज्य के संदर्भ में सभी जानकारियां राज्यपाल के पास होंगी तो वो इस जानकारी को केंद्र को ट्रांसफर कर सकता है, जिससे केंद्र यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग चले और जो भी निर्देश केंद्र सरकार दें उसको मेंटेन करने के लिए राज्यों तक पहुंचे और राज्य बिना किसी विवाद, बिना किसी अपोजिशन को उसे स्वीकार करें। अब इसका एक ही तरीका था कि राज्यपाल को निर्वाचित ना करके अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि प्रश्न ये उठा कि आखिर राज्यपाल ऐसा करेगा क्यों। आखिर में राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो क्यों राज्य के अगेंस्ट केंद्र का कोई निर्देश मानेगा। तो यह कहा गया कि देखिए अगर राज्यपाल निर्वाचित होगा, यानी कि अगर इलेक्टेड होगा, तब यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्टेड है तो निश्चित तौर पर उस राज्य की जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा और राज्य की जनता के प्रति लॉयल होगा, और अगर वो इलेक्टेड है तो बहुत अधिक चांसेस होंगे कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उसी पार्टी का राज्यपाल भी बनेगा। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री संविधान के अगेंस्ट कोई काम करेगा, अगर मुख्यमंत्री या सरकार संविधान के अगेंस्ट, केंद्र के अगेंस्ट कोई काम करेगा, तो निश्चित तौर पर राज्यपाल इसकी जानकारी केंद्र को नहीं देगा, क्योंकि वो उसी पार्टी को बिलोंग करता है। और अगर राज्यपाल किसी दूसरी पार्टी का हो गया, यानी दूसरी पार्टी का राज्यपाल निर्वाचित हो गया, तो वो ऐसी स्थिति में भी उस राज्य की निर्वाचित सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर सकता है और राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है। दूसरी बात, अगर राज्यपाल निर्वाचित हुआ तो कहीं ना कहीं वो राज्य में अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को तलाशेगा और वो राज्य की राजनीति में सक्रिय दखल देगा। राज्य की राजनीति में सक्रिय दखल देने के पीछे उसका एक लॉजिक यह भी हो सकता है कि मैं तो पूरे राज्य के द्वारा चुना गया हूं, जबकि मुख्यमंत्री तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आता है और नियुक्त किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर एक निर्वाचित राज्यपाल को राष्ट्रपति कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ऐसे में यह माना जाएगा कि केंद्र उसके ऊपर अपनी प्रभुता को स्थापित करके फेडरल सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि राज्यपाल को निर्वाचित ना किया जाए, राज्यपाल को नियुक्त किया जाए और यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाए।
और संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही बने रहते हैं। इससे वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी बन जाते हैं। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका को निभाते हैं। हालांकि इसी दोहरी भूमिका के कारण राज्यपाल का पद भारत के संविधान में सबसे अधिक डिस्प्यूटेड पद के रूप में या सबसे अधिक डिस्प्यूट रखने वाला इश्यू बन चुका है। इसके ऊपर सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, सेकंड एआरसी आदि जैसे बहुत सारी कमेटियों ने, राजा मन्नार कमेटी आदि ने भी अपने सुझाव देते हुए इसके वर्किंग और सेंटर स्टेट के बीच इसकी जो भूमिका है उसको रेगुलराइज करने की बात कही। साथ ही साथ राज्यपाल के पद पर ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति हो, पॉलिटिशियन की नियुक्ति हो या एकेडमिशियन की नियुक्ति हो, इस प्रकार से अगर तीनों में से देखा जाए तो अगर पॉलिटिशियन की नियुक्ति होगी तो कमेटी का मानना था वो पॉलिटिकल हो सकता है और हर चीज को पॉलिटिकल नजरिए से देखेगा। ब्यूरोक्रेट होगा तो ब्यूरोक्रेटिक नजरिए से देखेगा, यानी कि किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ऐसे में यह तय किया गया खास तौर पर सरकारिया कमीशन के द्वारा कि सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। जिसको भी राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहेगा, जिससे कि वो किसी प्रकार से पॉलिटिकल ग्राउंड्स के आधार पर किसी चीजों को कंसीडर ना करे, यानी कि राज्य की पॉलिटिक्स में कोई हस्तक्षेप ना करे। हालांकि भारत के संविधान में काफी सोच विचार के बाद राज्यपाल के पद के संदर्भ में क्वालिफिकेशंस को तय किए गए और राज्यपाल को एक नियुक्त अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि इसको लेकर कई बार विवाद होते रहे हैं और राज्यपाल के पद के संदर्भ में कई सारे प्रावधानों में परिवर्तन करने की बात विपक्षी दल करते रहते हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने और केंद्र के जिम्मेदारियों के निर्वहन में बहुत ही सक्रिय भूमिका भी निभाता है। तो राज्यपाल के विवादों को देखते हुए इसे नकारात्मक या फिर एक नेगेटिव ऑफिसर या फिर एक डिस्प्यूट का बेस माना जाना उचित नहीं है। राज्यपाल भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है। हालांकि कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि वो केंद्र का नौकर नहीं है, वो केंद्र का सर्वेंट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी है, तो इसलिए उसे अपनी मर्जी से जब चाहे तब केंद्र सरकार हटा नहीं सकती। और इस प्रकार एसआर बॉम्बे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के विवेक पर यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहने का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे बाहर निकाल दें। उसके पीछे स्पेसिफिक ग्राउंड होना चाहिए और राष्ट्रपति राज्यपाल को राष्ट्र की एकता, अखंडता, संवैधानिक तंत्र को स्थापित करने में साधक के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि राजनैतिक हथियार के रूप में, जो कि केंद्र सरकार का हथियार बनकर राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करे। और इसी संदर्भ में आगे के कई सारे प्रयास खुद केंद्र सरकार ने भी कई कमेटियों को बिठाकर किया है और इन सब के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि राज्यपाल भारत के संवैधानिक प्राधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकारियों में से एक है। धन्यवाद।